हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और पेपर का नाम तो याद है ही आप लोगों के, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए मैं करवा दूँ आपको डायरेक्टली हेडिंग, सेंटर ऑफ मास। अरे भैया टॉपिक तो बड़ा शानदार है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? सेंटर ऑफ मास को इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अबे इतना भी नहीं पता, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अच्छा सर ठीक है। अच्छा कैसे लिखोगे इसको आप? सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास, ओके, सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखेंगे इसको हम। लो साहब ऐसे लिख दिया। अच्छे सर लिख दिया। चलिए होता क्या है। अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होगा जहाँ से हमें टांगने पर हम दो बराबर भागों में बढ़ जाएं। फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास ये मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में होगा ये यहाँ पर, जहाँ से ये दोनों तरफ बराबर भागों में बढ़ जाए, वही तो सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि वह बिंदु जिस पर किसी निकाय या वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित होता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, रटना तो है ही नहीं। अगर रटने लगे तो फिर समझना छोड़ दोगे, समझोगे तो काम आएगा, आपके आगे तक काम आएगा। रटी हुई चीज़ कुछ टाइम तक तो आप याद रख सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम तक याद नहीं रख सकते। वही गर्लफ्रेंड वाला हिसाब है, कुछ टाइम तक तो हो सकती है लेकिन फिर बाद में। जय हिंद जय भारत, समझ गए। चलिए वह बिंदु, ठीक है सर, छोटी सी डेफिनेशन है याद कर लोगे कि वह बिंदु, ठीक है सर, वह बिंदु जिस पर, लाइन पर फोकस करने बेटे, जिस पर, ठीक है सर, जिस पर किसी वस्तु या निकाय, किसी वस्तु, ठीक है सर, किसी वस्तु या निकाय, ठीक है किसी वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, क्या रहता है बेटा? एकत्रित, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, एकत्रित होता है, ठीक है, एकत्रित होता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। क्या यार ये छोटी सी परिभाषा आपको याद नहीं होगी? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहलाता है, सीएम कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है सर, कहलाता है। लिख दी होगी आप लोगों ने भी डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना, टेंशन मतलब मैं आपके साथ हूँ। कि वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित होता है या केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इसे सीएम से शो करते हैं। लाइन पे फोकस करना बेटे, जहाँ भी सेंटर ऑफ मास मिलेगा आपको तो उसे शो कर देंगे सी और एम से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से दर्शाते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी चीज़ का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप सीएम से शो कर दो कि यार सीएम सेंटर ऑफ मास हमारा हो गया, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ मास की परिभाषा आपको याद हो गई, समझ गए क्या होता है सेंटर ऑफ मास? कि वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित होता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान के अंदर कहलाता है। इसे सीएम से दर्शाते हैं। तो सिंपल से पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं निकालने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कि दो कणों के निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, प्रूफ मैं करने वाला नहीं हूं, जितना आपका बीएससी लेवल में है मैं इतना करवाऊंगा, ना कि मैं नीट लेवल का करवाऊं। कहो तो करवा दूं, अरे छोड़ो यार। चलिए डाल दो बेटा हेडिंग, स्टार डाल के। यानी कि क्या है मेरे पास? सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ओके सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, टू पार्टिकल सिस्टम, ओके, पार्टिकल सिस्टम, ओके सर, ओके। यानी कि इसको आप लिख सकते हो, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र आप कैसे निकालोगे। चलिए आप निकालते हैं। सबसे पहले ना आप डायरेक्शन शो कर दो। अच्छा मैं कितनी डायरेक्शन बना दूं, 2 या 3? सर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 10 बना दो। अब 10 तो होती नहीं है डायरेक्शन। ये एक्स हो गई, ये मेरे पास कौन सी हो गई? वाई हो गई। और अगर चाहो तो एक डायरेक्शन जेड आप और ले सकते हो। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये आ गया ओरिजिन पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु आ गया। ठीक है, चलिए सर, माना एक निकाय दो पार्टिकल से मिलकर बना है,
ठीक है, माना एक निकाय दो पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं और बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर हैं। चलिए देखते हैं, कोई भी मेरे पास हो सकता है सिस्टम, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है, इसकी पोजीशन मान लो मेरे पास ये पार्टिकल m2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना हो गया, r2 वेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये पार्टिकल हो गया मेरे पास, एक पार्टिकल मेरे पास ये हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरे दोस्तों कितना है, r1 वेक्टर हो गया, किसके, बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। अच्छा, सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ रख दिया इसका, भाई ये इसका सेंटर ऑफ मास है, कोई भी निकाय हो सकता है, चाहो तो आप घेरा बना सकते हो, पर मैंने बनाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना होगा, इसका पोजीशन वेक्टर मेरे दोस्तों वो कितना होगा, वो मेरे पास है कितना, RCM वेक्टर। वाह क्या बात है भैया सर, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग रो है भैया, R, ठीक है, CM, अरे यार ये तो दिख ही ना रहा, ये तो कुछ दिख ही ना रहा, तो कैसे लिखूं, चलिए अदर मार्कर का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसका देखते हैं लिख के, क्या पता इससे लिख जाए। तो RCM वेक्टर, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, RCM वेक्टर। चलिए साहब, क्या समझे, समझ में आया कुछ भैया। चलिए ये फोर्स लगाते हैं आपस में, ये जो होता है ना बेटे वो फोर्स लगाते हैं आपस में, इन दोनों को मैंने मिला दिया, पर मैं फोर्स को यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि माना, हाँ सर मान लिया आपने, आप तो सर मानते हुए आ रहे हो एक ज़माने से, माना एक निकाय, ठीक है सर, माना एक निकाय, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, इससे लिखते हैं, माना एक निकाय, ठीक है, ठीक है सर, दो पार्टिकल, दो कणों से मिलकर बना है, ठीक है, से मिलकर बना है, अच्छा दिख रहा है, मिलकर बना है, ठीक है सर। माना एक निकाय दो पार्टिकल से मिलकर बना है, ये m2 हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास, m1 हो गया, जिनके द्रव्यमान क्रमशः, जिनके द्रव्यमान कितने हैं बेटे, जिनके द्रव्यमान एक का m1 है और एक का क्या है मेरे पास, m2 है, ठीक है, m2 है। अच्छा मैंने एक बात तुम मुझे दिमाग में बतानी है, आपको सोचना है कि मैंने R1 पे वेक्टर लगाया है, R2 पे वेक्टर लगाया है और RCM पे मैंने वेक्टर लगाया है, लेकिन मैंने M1 M2 पे वेक्टर नहीं लगाया। रीज़न इसलिए नहीं लगाया क्योंकि M1 और M2 कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि होती हैं और अदिश राशि पे कभी भी तीर का चिन्ह ऊपर जो वेक्टर वो नहीं लगाया जाता, ये ध्यान देना इस पर। तो ये M1 M2 एक अदिश राशि है, जबकि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि स्थिति सदिश है, जो बता रहा है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष, यानी कि मूल बिंदु O से M1 कितनी दूरी पर है। ओके, चलिए इसे देखते हैं, बाद में भी समझ आता हूँ मैं। फिलहाल तो माना एक निकाय दो पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान M1 तथा M2 है, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु, ठीक है सर, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, लाइन पे ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर, ओके, मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्रमशः कितने हैं बेटे, M1 का कितना है, R1 वेक्टर है, ठीक है सर, और M2 का कितना है बेटा, R2 वेक्टर है, तथा सेंटर ऑफ मास, मतलब मूल बिंदु O के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर CM है, ठीक है, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओके, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर जो है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर वो बेटा है R वेक्टर CM है, ठीक है, R वेक्टर CM है। तब एक फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला आना काफ़ी नहीं होता, RCM वेक्टर, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ M1 R1 वेक्टर प्लस M2 और R2 वेक्टर, ठीक है, और अपोन में रहेगा मेरे पास M1 प्लस M2, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, तुम किसी पॉइंट पे ध्यान मत दो, ये हमारा क्या आ गया बेटा, मेन फॉर्मूला आ गया, यही वो फॉर्मूला है जो आपको नंबर दिलवा कर जाएगा, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऐसे निकाली जाती है, ठीक है, कि मूल बिंदु से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, यही तो बताता है पोजीशन वेक्टर।
कि हमारी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कहाँ पर है पार्टिकल हमारा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। तो मैंने क्या बोला कि माना एक निकाय दो पार्टिकल m1 और m2 से मिलकर बना है, ठीक है, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, ठीक है। माना एक निकाय जिसमें दो पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर कितना है, RCM वेक्टर है। तब RCM वेक्टर निकालना है तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m1 प्लस m2 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन आ जाती हैं। कंडीशन ये कि अगर मान लो कि दोनों के दोनों कणों के द्रव्यमान इक्वल हैं, दोनों के दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हैं तो क्या होगा। और अगर मान लो दोनों के दोनों पार्टिकल x एक्सिस पे हैं तो क्या होगा, y एक्सिस पे है तो क्या होगा, z एक्सिस पे है तो क्या होगा। ये सब कुछ मैं निकालने वाला हूँ। लाइन पर जरा थोड़ा ध्यान देना। तो विशेष स्थितियाँ, ठीक है, मैंने हिंदी में डाल दिया इसके हेडिंग, विशेष स्थितियाँ। ओके सर, ओके, विशेष स्थितियाँ। चलिए देख लेते हैं इन पे भी। सबसे पहला नंबर क्या कि अगर दोनों पार्टिकल कैसे हों, बराबर हो, है ना, यानी कि दोनों पार्टिकल के मास बराबर हों, ठीक है, दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हों, दोनों कणों के द्रव्यमान कैसे हों, बराबर हों, दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हों, ठीक है सर। अगर दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हों तो क्या होगा कि m1 जो है वो m2 के बराबर होगा, यानी कि m1 किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। अब m1 m2 दोनों बराबर हैं तो m1 की जगह m रख दो और m2 की जगह भी क्या लगा दोगे, m रख दो, m1 की जगह भी m रख दो और m2 की जगह भी m रख दो। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो डेटा बनेगा वो ये बनेगा, बस यही बनेगा, m ऐसी रह जाएगा, r1 वेक्टर प्लस के r2 वेक्टर ऐसे रह जाएंगे और अपोन में कितना जाएगा बेटा, 2m आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखो m प्लस m 2m हो जाएगा, यहाँ भी m रखा, m कॉमन ले लिया तो m से m क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो RCM वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा r1 वेक्टर प्लस के r2 वेक्टर, अपोन में कितना रह जाएगा मेरे पास, 2 रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों कणों की पोजिशन वेक्टर के योग का आधा हो जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो वरना छोड़ दो। अच्छा, सेकेंड कंडीशन बेटा इसकी यह आती है कि जब दोनों पार्टिकल ठीक है मूल बिंदु O से, ठीक है, x1 तथा x2 दूरी पर, ठीक है, x अक्ष की दिशा में हो या x अक्ष के अनुदिश हो, ठीक है, अनुदिश हो। बेटा ये नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको, नोट्स, ठीक है, ये नोट्स पे ध्यान देना, ठीक है, बिना इसके कहानी चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। चलिए अनुदिश हो, तो सबसे पहले देखो मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, आपको समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। ये अब देखो एक पार्टिकल मेरा ये हैगा, दूसरा पार्टिकल मेरा ये हैगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो होगी मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन x1 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो है मेरे पास x2 हो जाएगी, इस पार्टिकल की m1 और m2, और यह है बेटा सेंटर ऑफ मास cm, ये क्या, सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ की जो पोजीशन है वो हो जाएगी xcm, ठीक है। ये मेरे पास क्या, मूल बिंदु O हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्टिकल है, एक पार्टिकल मेरे पास ये हैगा और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके दोनों के बीच में हैगा। अब अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो मेरे दोस्तों ये निकल तो जाएगा, है तो इजी निकालना, तो ये आ जाएगा xcm वेक्टर बराबर हमारा आ जाएगा m1, ठीक है, और x1 प्लस m2 और x2, और अपोन में क्या जाएगा बेटा, m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर दोनों पार्टिकल y अक्ष के अनुदिश बिंदु O से y1 तथा y2 दूरी पर हो तब कैसे होगा, z1 z2 zx पे कैसे हो, तो बस x पे यानी कि y अक्ष पर होंगे तो x की जगह y आ जाएगा, और अगर z अक्ष पे होंगे तो x की जगह z आ जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान देना आप। तो मैंने खाली x के लिए निकाल दिया है और x के लिए आप भी फाइन कर लेना, बाकी अगर y के चाहो तो y के निकाल लियो, z के लिए चाहो तो z के लिए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके, चलिए मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ अब थोड़ा सा।
अरे बहुत इजी पॉइंट होता है, ये नोट्स हैं आपके यार, कहीं आपको बाहर से नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब मैं हूँ आपके साथ तो नोट्स की ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है भाई आप लोगों को, ज़रा ये बताओ मुझे। चलिए अब एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो n पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास जो उसका सेकंड नंबर आता है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, किसके लिए आएगा, ऑफ, ठीक है, n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स सिस्टम। ओके सर, ओके। चलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं है, माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, या माना n कणों से मिलकर एक निकाय बना है, ऐसे लिख सकते हो। डबल एक्सिस में लूंगा इसमें केवल, भैया थोड़ा सा जितना बड़ा करके बनाओ ताकि साफ साफ दिखाई दे। ये मूल बिंदु O आ गया, और ये कोई हमारा क्या है, एक सिस्टम है, ये हमारा क्या बेटा, एक निकाय है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, एक निकाय हो गया। अब इस निकाय में अनेक कण होंगे, इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। मान लो ये वाला कण है m1, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटे, r1 हो जाएगा, यानी कि ये लिख दे रहा हूँ मैं r1 वेक्टर, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई कण है तो उस कण का सेंटर ऑफ मास मेरे पास यानी कि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर, ठीक है। मान लो कि अगर ये कण m2 हो गया, मान लो कि यहाँ पर भी एक कण हो, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा के मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ऐसे करके फिर थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस कण को रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस कण को रख रहा हूँ। तो ये कण हो गया मेरे पास mn, क्योंकि मेरे पास पार्टिकलों की संख्या n है। ये कण हो गया मेरे पास m3, और भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया मेरे पास rn वेक्टर, ठीक है। और मेरे दोस्तों इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा r3 वेक्टर, ठीक है, r3 वेक्टर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मैं और लेता हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या था, सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा मेरे दोस्तों वो सेंटर ऑफ मास तो अलग हो गया, यह है सेंटर ऑफ मास। इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा rcm वेक्टर, ठीक है, rcm वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो बहुत सारे कण हैं, यानी कि माना एक निकाय आप लिख सकते हो, माना एक निकाय जो है, माना एक निकाय, ठीक है, ये एक्सिस x है, ये वाली एक्सिस y है, माना एक निकाय, ठीक है, n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है, यानी कि n पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डॉट 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 mn है। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः, आप सब पे ऐसा करके बनाना ये, ठीक है, ऐसा करके बनाना ये, ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः कितने हैं बेटे, m1 कोमा m2 कोमा m3 कोमा डॉट 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 mn है, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा बेटा, इनकी पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, अरे यार पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, बड़ा ही बुरा चल गया मार्कर, पोजीशन वेक्टर बताओ क्रमशः यहाँ हो जाएगा, देखो m1 का कितना है, r1 वेक्टर है, ठीक है, ओके, m2 का कितना है, r2 वेक्टर है, ठीक है, और m3 का कितना है, r3 वेक्टर है, ठीक है, और डॉट 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 mn का कितना है तुम्हारे पास, rn वेक्टर है, rn वेक्टर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष यानी कि सेंटर ऑफ मास का है, तथा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना होगा बेटे, r वेक्टर cm है, ठीक है, r वेक्टर cm है। तब
आप चाह रहे हो तो कैपिटल आर भी शो कर सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने यहाँ पे आर वेक्टर सी एम लिया है तो ये बन जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस MN RN वेक्टर, और अपोन में सभी द्रव्यमानों का योग आ जाएगा आपका, कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 प्लस MN। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीटली, हम राइट। ओके, अब आगे देखो, अब इन सबको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि सारे कणों का योग सिग्मा करता है। तो यहाँ पर जो डेटा आपका बनेगा वो बनेगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू 1। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कहाँ से एन तक, आई से लेके एन तक, और एम आई और आर आई वेक्टर, यानी कि आप आई का मान 1 से n तक रख सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, सबका योग करना, 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई बराबर 1 से लेके मैंने n तक कर दिया, ऐसे इनके द्रव्यमानों का योग आ जाएगा। इसका आ जाएगा कितना, सिग्मा, इसमें भी सेम कहानी है, सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, और कितना बेटा ये एम आई हो गया। ठीक है, ऐसा करके इसको आप लिख सकते हो, इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो, और ये क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान है ना, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये सिग्मा बना हुआ है, सिग्मा बनाया है मैंने ये। ठीक है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इस समय आर सी एम वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा, मेरे पास 1/m हो जाएगा, फिर मेरे पास सिग्मा आएगा, ठीक है, आई का मान 1 से लेके n तक, फिर मेरे पास M I R I आ जाएगा। तो ये आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, इजी पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल के। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास है कहाँ पर, चलिए आगे देखते हैं। जहाँ M जो है ना, मैंने M को जो लिखा है वो लिखा है कि सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके n तक, और कहाँ से कहाँ तक है मेरे दोस्तों ये, यानी कि ये एम आई है मेरे पास, तो बराबर हो जाएगा ये कैपिटल M निकाय का कुल द्रव्यमान है, निकाय का ये क्या बेटा, कुल द्रव्यमान है, ये निकाय का कुल द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए निकाय का कुल द्रव्यमान है, हो गया इतना कंप्लीट। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। कुछ मैं गुण लिखवा दे रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो कि डायरेक्शन हमारी x है, तो x में अगर पार्टिकल x एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस सेंटी जो तुम्हारे पास r है, इस x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या जाएगा हमारे पास m, r की जगह, बस r की जगह x कर देना है, बस होया काम, करवा दूंगा। चलो y आगा तो y कर देना है, z आगा तो z कर देना है, इतनी लंबा हमें पढ़ाना नहीं है। ठीक है, इतने लंबे मत जाओ। फिलहाल अभी अपने एक पॉइंट देखो जरा से करके, थोड़े से ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास करवा दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज़, पहला नंबर होता है हमारा, बहुत मेन चीज़ है, बहुत मेन चीज़ है, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है चीज़ को। तो सेंटर ऑफ मास आपसे ये कहता है कि n कणों के किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग शून्य होता है, यानी कि नियत रहता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये फोकस करना, पहला नंबर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, इसका यूज़ करेंगे, करा भी हमने पिछले लेक्चर में, कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ओके सर, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष n कणों के निकाय का कुल द्रव्यमान, ठीक है, n कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग, n कणों के निकाय का, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष n कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग कैसा रहता है भैया, नियत रहता है। रेखीय संवेग हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। ये लाइन पे ध्यान देना, नियत रहता है। ठीक है, अच्छा, कैसे आप लिख सकते हो, i का मान 1 से लेके n तक, और m i और v ये संवेग हो गया, m भी सही संवेग होता है, वेक्टर इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 0, शून्य होता है। नियत का मतलब 0 होता है, यही तो मतलब होता है, आप चाहो तो शून्य लिख सकते हो, ये मर्जी है आपकी। चलिए दूसरा नंबर होता है हमारा, दूसरा नंबर होता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष।
द्रव्यमानों के अघूर्णों का, द्रव्यमानों के अघूर्णों का, द्रव्यमानों के अघूर्णों का जो योग होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है बेटे? शून्य होता है। यानी कि आप लिख सकते हो अर्थात करके यहाँ पर सिग्मा आई का मान बना जाएगा कहाँ से? n से, और m आई और r आई इक्वल टू कितना मेरे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी पॉइंट है, घबराओ मत, सिंपल सा पॉइंट। कर लोगे ना चीज़ को आराम से कवर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।